हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय ये बात कंफर्म हो ही चुकी है कि यूएस और इंडिया तिब्बत का इशू रेस करने वाले हैं अगेंस्ट चाइना। ये इशू जब भी हम डिस्कस करते हैं तो काफी बार इसमें एक की प्लेयर हम भूल जाते हैं। वो प्लेयर है यहाँ पर नेपाल। देखो, नेपाल की 1400 किलोमीटर की बॉर्डर है विद तिब्बत। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये यहाँ पे है तिब्बतियन रीजन। तो अगर भविष्य में तिब्बत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फिर से स्टार्ट होती है, तिब्बत के लोग फिर से खड़े होते हैं अपनी आज़ादी के लिए, उसमें नेपाल की कोऑपरेशन के बिना आपको ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल नहीं पाएंगे। और ये बात नेपाल भी जानता है, इसलिए वो बहुत हद तक आप कह सकते हैं बैलेंस करके रखता है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तिब्बत के इशू को लेकर उस पर ज़रा प्रेशर आए। मगर अब देखो, जियो पॉलिटिक्स में एक ऐसा टाइम आ चुका है जब नेपाल को एक साइड लेनी होगी। चाइना और यूएस दोनों इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाले हैं नेपाल पर तिब्बत के इशू को लेकर। ऑफ कोर्स चाइना यहाँ पर यही कहेगा कि तिब्बत में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आप हमारा समर्थन करो। जो भी तिब्बतियंस अपनी आज़ादी की बात करते हैं, तिब्बत को तोड़ने की बात करते हैं, उनको जेल करो और इवन उन लोगों को चाइना में भेजो। यूएस ऑफ कोर्स यहाँ पर यह कहेगा कि तिब्बतियंस को प्रॉपर राइट्स दो और अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनको प्रोटेस्ट करने की भी फ्रीडम दो। नाउ यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेपाल का इतना बड़ा क्या रोल हो सकता है इन तिब्बत। देखो, कई लोग एक्चुअली जानते नहीं है, मगर करीब 20,000 तिब्बतियन रिफ्यूजीज आज भी रहते हैं नेपाल में। जब 1959 में दलाई लामा और इनके बहुत सारे फॉलोअर तिब्बत छोड़ के भागे थे बिकॉज ऑफ चाइनीज मिलिट्री, तब उस वक्त बहुत से इनके फॉलोअर्स बस गए थे इन इंडिया, जो आज के समय रहते हैं इन धर्मशाला। उसके अलावा करीब 20,000 तिब्बतियन रेफ्यूजीज भाग कर आ गए थे इन नेपाल, और आज भी आप अगर देखो तो ये नेपाल में ही रहते हैं। मगर नेपाल इस बात को लेकर बहुत केयरफुल रहा है। नेपाल क्या, मैं यहाँ पे कहूँगा इंडिया भी इस बात को लेकर बहुत केयरफुल रहा है कि तिब्बत के इशू को लेकर चाइना को हम नाराज ना कर दे। दोनों कंट्रीज को आप अगर देखो तो नेपाल और इंडिया दोनों ने 1955 तक ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि तिब्बत एक पार्ट है चाइना का, और हमने तिब्बत को आज़ाद करवाने की कोई भी कोशिश नहीं करी। और नेपाल ने तो देखो अपनी जो पॉलिसी है चाइना की, उसका एक मेन पिलर बना दिया था तिब्बतियन सेपरेटिस्ट को। जो लोग तिब्बत को तोड़ना चाहते हैं चाइना से, उनको ऑपरेट नहीं करने देंगे नेपाल की टेरिटरी से। और ये बात चाइना भी काफ़ी बार एक्नॉलेज कर चुका है। फॉर एग्जांपल 2020 में जब चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जनरल वी फेंगी ये गए थे नेपाल, उस वक्त नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने यह कहा था ऑन रिकॉर्ड कि हम कभी भी नेपाल की धरती को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने यह कहा था कि हम भी नेपाल को कंप्लीटली डिफेंड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बनी रहे। ना यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा नेपाल की धरती को चाइना के अगेंस्ट यूज, ये कैसे हो सकता है? आई मीन इसमें मैक्सिमम हुआ भी क्या होगा इन द पास्ट? देखिए, एक बहुत ही फेमस, एक्चुअली मैं कहूँगा इनफेमस ऑपरेशन है खाम्पा रिबेलियन के नाम से। इसके बारे में कभी सर्च करिएगा, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। कम शब्दों में अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तिब्बत के 3 मेन पार्ट्स हैं। एक तो है यूसैंग, फिर है अम्दो और फिर है खाम्पा। हिस्टोरिकली देखा गया है कि खाम्पा के लोगों ने कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट को स्वीकार नहीं किया। अगर तिब्बत में कोई एक रीजन था जहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत रेजिस्ट किया गया, इनकी आर्मी पे भी अटैक किया गया, तो ये था खाम्पा। और 1975 के आसपास क्या हुआ था कि CIA ने, यूएस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना ली थी कि ये लोग तिब्बतियंस को आर्म करना शुरू कर देंगे, इनको वेपन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और CIA ने बहुत सारे खाम्पा लोगों को ये कहा कि आप नेपाल की बॉर्डर के आसपास कैंप्स बना लो, हम आपको वेपन्स प्रोवाइड करेंगे। वेपन्स कैसे आते थे? एयर ड्रॉप होते थे वेपन्स यहाँ पर। तो इनको ये लोग राइफल्स, ग्रेनेड वगैरह वेरियस जो वेपन्स हैं ये प्रोवाइड करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये बना रहे थे एक छोटी सी मिलिशिया फोर्स। नाउ जब ये सब हो रहा था, चाइना ने चुपचाप नेपाली गवर्नमेंट को ये बता दिया कि देखिए, आपकी धरती को यूएस इस्तेमाल करने वाला है अगेंस्ट अस। या तो इन खाम्पा लोगों के अगेंस्ट अभी के अभी एक्शन लो, अपनी आर्मी को बुलाओ और जो इनके कैंप्स बन रहे हैं इनको डिस्ट्रॉय करो, या तो हम जब एक्शन लेंगे तब हम आपके सोल्जर्स को भी मारेंगे और ये जो खाम्पा रिबेलियन के लोग हैं इनको भी मारेंगे। तो नेपाल ने पैनिक में आके अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया और नेपाल की आर्मी ने बहुत सारे तिब्बतियन रिबेल्स को यहाँ पे मार डाला। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में। नेपाल को चूज करना था बिटवीन इंडिया, यूएस और चाइना। और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो तिब्बत के मामले को लेकर नेपाल में चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, ये रही है काफ़ी हद तक प्रो चाइना। आज भी जो 20,000 के आसपास तिब्बतियन रेफ्यूजीज रहते हैं इन नेपाल, इन पर नेपाल की सरकार एस्पोनाज करती है, इन पर स्पाइंग होती है। नेपाल इंश्योर करता है कि जो तिब्बतियंस नेपाल में रह रहे हैं ये फिर से कोई ग्रुप फॉर्म तो नहीं कर रहे, ये फिर से चाइना को अटैक करने का तो नहीं सोच रहे। नाउ नेपाल के जो ये सब एक्शंस हैं यही अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है। मगर शी जिनपिंग चाहते थे कि नेपाल बस एक और बड़ा काम कर दे। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2019 में
शी जिनपिंग ने एक हिस्टोरिक विजिट करी थी नेपाल की। उस विजिट में चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरा पुश किया कि एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो जाए बिटवीन चाइना और नेपाल, जिसके अंडर जो क्रिमिनल्स नेपाल में हैं उनको नेपाल भेज पाएगा इन चाइना, और फिर चाइना उनको दंडित करेगा। मगर नेपाल ने इन दी एंड ये कहा कि नहीं, अभी के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हम साइन नहीं करेंगे। ये माना जाता है कि नेपाल ने किया था इंडिया और यूएस के प्रेशर में। देखो यहाँ पे इशू ये था कि चाइना यहाँ पर यह चाहता था कि अगर मान लो कल को तिब्बत का कोई भी आदमी तिब्बत की आज़ादी को लेकर एक ग्रुप फॉर्म करता है विद इन नेपाल, तो चाइना की गवर्नमेंट अगर उस आदमी को पकड़ लेती है तो सीधा उस आदमी को सेंड किया जाए टू चाइना, ताकि चाइना उसको इंटेरोगेट करके समझ पाए कि अभी के लिए तिब्बतियन फ्रीडम को लेकर क्या स्टेप्स चले जा रहे हैं और इन द फ्यूचर चाइनीज अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए। तो इवन दो उस वक्त नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, केपी ओली पावर में थे, मगर तब भी नेपाल ने यहाँ पर यह ट्रीटी थैंकफुली साइन नहीं करी। मगर चाइना आज भी हर तरफ से प्रेशर डाला है नेपाल पे कि ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ये साइन कर लो, ताकि चाइना कंप्लीटली तिब्बतियन इंडिपेंडेंस की जो भी मूवमेंट है इन नेपाल इसको प्रॉपरली खत्म कर पाए। मगर अब क्या हो रहा है कि जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी हट चुकी है, अब आपको बताया होगा आज के समय नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर, ये बिलोंग करते हैं नेपाली कांग्रेस को, और नेपाली कांग्रेस ज्यादातर काफी हद तक न्यूट्रल रहती है बिटवीन इंडिया और चाइना। तो अब इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये शायद ज्यादा कोऑपरेशन करेगी यूएस इंडिया के साथ रिगार्डिंग द तिब्बतियन इशू। ऑलरेडी नेपाल कांग्रेस के जो चीफ हैं इन्होंने ये कहा है कि देखो हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं ना सिर्फ भारत के साथ, इवन चाइना के साथ। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। केपी ओली ने नेपाल की टेक्स्ट बुक्स में, मैप्स में, हर जगह ये बात तो डाल दी कि नेपाल का एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है भारत के साथ काला पानी को लेकर। मगर चाइना जिस तरीके से नेपाल की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहा था उसको लेकर केपी ओली कुछ बोलते नहीं थे। मगर यहाँ पे अब नेपाली कांग्रेस कह रही है कि बिल्कुल हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना के साथ भी हैं। और अब जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है यहाँ पर चले वो ये होगा कि ये अमेरिकन एमसीसी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। एमसीसी क्या है? ये आप कह सकते हैं अमेरिका का एक फंडिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। अगर नेपाल एमसीसी को ज्वाइन कर लेता है तो इसके बदले इनको मिलेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और नेपाल काफी हद तक प्रो इंडिया, प्रो यूएस कैंप में आ जाएगा रिगार्डिंग द इशू ऑफ तिब्बत। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि नेपाल में फिर से कैंप्स लगेंगे और तिब्बत में कुछ लोग यहाँ पे अटैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल अभी भी ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि इससे इन द फ्यूचर चाइनीज मिलिट्री एक्शन हो सकता है अगेंस्ट नेपाल। मगर यहाँ पे कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि तिब्बतियन लोगों को ज्यादा राइट्स मिलेंगे प्रोटेस्ट करने के, वो गैदर हो पाएंगे यहाँ पर, उन पे जो सर्वेलेंस की जा रही है ये काफी हद तक ड्रॉप होगी। तो अगर ये कुछ चेंजेस अगर हम कर लेते हैं उससे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और बीच में अगर यूएस और इंडिया ये फैसिलिटेट कर पाते हैं कि एक बार दलाई लामा जाएंगे नेपाल अपने 20,000 तिब्बतियन फॉलोअर्स से मिलने के लिए, अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो दैट विल बी ए ह्यूज डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर यूएस एंड इंडिया। मगर अभी देखना होगा कि नेपाल क्या जेन्युइनली एमसीसी को ज्वाइन करता है या नहीं। श्रीलंका को अगर हम देखें, श्रीलंका में काफी बार कह चुका हूं, एक ऐसा देश है जो कंप्लीटली कर्ज में डूब चुका है। आज के समय वो कंप्लीटली प्रो चाइना है। जब यूएसए ने रखा एमसीसी एग्रीमेंट इन फ्रंट ऑफ श्रीलंका तो इन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इससे हमारी जो सॉवरेनिटी है इस पे इंपैक्ट आएगा। जबकि अभी हम्बनटोटा चला गया है, कोलंबो पोर्ट के आसपास कई शहर जा रहे हैं, वहां पे सॉवरेनिटी का इशू नहीं है, मगर ये एग्रीमेंट साइन करने में इनको इशू था। ऑब्वियसली बात है, चाइना का प्रेशर था, इसलिए श्रीलंका ने ये एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। इससे पहले आप अगर देखो तो केपी ओली ने भी डिले किया था काफी बार एमसीसी एग्रीमेंट को। तो इन द फ्यूचर आप देखेंगे पहली बात तो पीएम मोदी और दलाई लामा की एक ऑफिशियल मीटिंग होगी, उसकी काफी इमेजेस सामने आएंगी। उसके बाद पॉसिबल ये भी है कि नेपाल एमसीसी साइन करे, और उसके बाद देखना होगा कि क्या दलाई लामा एक हिस्टोरिक विजिट कर पाते हैं नेपाल में या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द कोर्स ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक पैक। नाउ ये मैं आपको बता दूं कि जो प्राइसेस हैं कोर्सेज के ये बढ़ने वाले हैं फ्रॉम द 1st of August। तो अभी के लिए जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज। जो प्राइस यहाँ पे लिखा है पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।